चलें, सो द रिमेनिंग पार्ट इज नाउ रियली क्लोज इन कॉन्सेप्ट्स टू ओ लेवल्स. ऑब्वियसली क्वेश्चन का लेवल अप है. अच्छा, तो अगर हम बात करें तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया इससे पहले आई इक्वल्स ए एन वी क्यू की बात की, करंट से रिलेटेड कुछ बातें की, ये डेरिवेशन की थी, फिर रेशो क्वेश्चंस किए थे. तो इसमें अभी तक हमने जो बात की है ये सारी बात की है बेसिकली अबाउट डायरेक्ट करंट. सही है, जो आपका डायरेक्ट डीसी सोर्सेस सप्लाई करते हैं. सो दिस इज ए डीसी सोर्स. सही है, तो डायरेक्ट करंट का आइडिया क्या होता है, डायरेक्ट करंट वर्सेस ऑल्टरनेटिंग करंट. सो इन दिस केस वी से दैट करंट फ्लो जो होता है दिस इज यूनी डायरेक्शनल. सही, यूनी डायरेक्शनल का मतलब हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है. सो दिस इज अगेन व्हाट यू कॉल इट, दिस इज व्हाट डीसी मीन्स. सो डीसी के अगर मैं आपको कुछ ग्राफ्स बना के बताऊं, लाइक वेरी कॉमन ग्राफ्स. सो यहाँ देखें, सो लेट्स से दिस इज करंट ऑन द वाई एक्सिस, टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, और इसको मैं क्लोन करता हूँ एंड देन इसको फिर से क्लोन करता हूँ. ठीक है, सो डायरेक्ट करंट उसूलन ये इस तरीके की कोई वैल्यू जो है दिस इज डायरेक्ट करंट, राइट. सो लेट से अगर यहाँ पे करंट कोई पॉजिटिव 5 एम्पेयर्स है तो ये डीसी है. पॉजिटिव होने का मतलब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव का साइन है ये बता रहा है कि भाई ये किसी डायरेक्शन में जा रहा है. सो लेट से पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट, ये करंट अगर मैं किसी पॉइंट पे देख रहा हूँ हो सकता है लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ, शायद एग्जामिनर ने इसको पॉजिटिव कह दिया है. और अगर इस तरीके का कोई करंट है, लेट्स से दिस इज -3 एम्पेयर, तो ये भी डीसी है क्योंकि पूरे वक्त ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. तो अगर वो लेफ़्ट टू राइट था तो ये राइट टू लेफ़्ट है करंट. अच्छा, उसूलन हमारे पास जो डीसी करंट होते हैं तो रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं कि जैसे अगर आप लोग अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं लैपटॉप वगैरह की, या अगर आपने किसी फॉर एग्जांपल रिमोट में बैटरीज लगाई, AA AAA टाइप की बैटरीज लगाई, तो ये सब डीसी करंट की एग्जांपल हैं. इन दोज केसेस मोस्टली अ कांस्टेंट करंट इज सप्लाइड. ठीक है. अच्छा, उसूलन अगर मेरे पास कोई ऐसा करंट है, उसूलन ये भी डीसी है. सही है, तो आप कहेंगे कि इससे इसका तो वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है, बट अगेन दैट्स नॉट मैंडेटरी कि मतलब डीसी होने के लिए वैल्यू कांस्टेंट हो, ये लाजिम नहीं है. एज लॉन्ग एज ये करंट या तो पूरा पॉजिटिव है या तो पूरा नेगेटिव है, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट स्विचिंग बिटवीन द प्लस एंड माइनस, ये डीसी है. सही है, तो इवन तो इसका वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है लेकिन क्योंकि थ्रू आउट ये लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है तो ये भी डीसी है, ये भी डीसी है और ये भी डीसी है. ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ये वो करंट है जिसका करंट फ्लो का डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल होता है. सही है, बाई डायरेक्शनल का मतलब कभी लेफ्ट टू राइट भी जा रहा है, कभी राइट टू लेफ्ट भी जा रहा है. जैसे कि आप लोग को पता होगा ओ लेवल्स में आप लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जिसमें आप एसी जनरेटर की बात करते हैं, राइट. सो जैसे वो एसी जनरेटर से जो वोल्टेज जनरेट होता है उसका वैल्यू ये होता है. आप अपने कोई भी किचन के अप्लायंसेस देखें, कोई और चीज़ देखें, तो उसमें ये वाला एक वैल्यू लिखा होता है, हेयर ड्रायर्स पे, ब्लेंडर पे. तो ये बेसिकली उसकी रेटेड वोल्टेज है. तो के जो है वो हमारे पास 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से 220 वोल्ट्स के सिग्नल्स भेज रहा होता है, एंड दैट बेसिकली लुक्स समथिंग लाइक दिस. सही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है. अगेन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो इसे हम एसी कहेंगे. तो कभी करंट अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो कभी राइट टू लेफ्ट भी जा रहा है. ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, अगेन दिस इज ऑल्सो फ्लक्चुएटिंग बिटवीन प्लस एंड माइनस, दिस इज ऑल्सो फ्लक्चुएटिंग बिटवीन प्लस एंड माइनस. तो ये सारे एसी करंट की कैटेगरी में शुमार होंगे. सही है, तो ये अगेन ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है, उसूलन ये भी कुछ नया नहीं है. अच्छा,
अब यहाँ पे एक दो और बातें करते हैं। अ, अभी तक हमने करंट की काफ़ी बात की है। लेट्स नाउ मूव ऑन टू द आइडियाज ऑफ ईएमएफ, वोल्टेज एंड सो ऑन। अच्छा, ये कहना सही नहीं है कि एक सेल करंट स्टोर करता है, राइट? जैसे कि अगर एक मेटल का कंडक्टर है तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ वो करंट स्टोर करता है, क्योंकि अगर उसमें कोई चार्ज भी है, इफ़ दैट चार्ज इज़ नॉट मूविंग, तो उससे तो करंट नहीं कहेंगे। और उसूलन तो एक सेल के लिए ये कहना भी मुनासिब नहीं है कि ये चार्ज स्टोर करता है, बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट अ सेल तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव एंड है, यहाँ कोई नेगेटिव एंड है। होगा ये कि जितना चार्ज पॉजिटिव एंड पे है उतना ही नेगेटिव एंड पे है, तो ओवरऑल तो इसका भी कोई चार्ज नहीं है। रादर वी से दैट अ सेल स्टोर्स एनर्जी, एंड मोर प्रिसाइसली आप में से जिन्होंने ओ लेवल्स अच्छे से पढ़ा है, यू वुड से इट स्टोर्स केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने ये बात की थी कि भाई अगर एक मेटल का कंडक्टर होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन उसमें करंट नहीं होता। बट ऑल दैट चेंजेस इज व्हेन वी कनेक्ट ए बैटरी अक्रॉस द सर्किट। हम कहते हैं कि वो बैटरी या वो सेल एक ईएमएफ सेटअप करता है। अच्छा, ईएमएफ का फुल फॉर्म आपको याद होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का आइडिया क्या होता है? सो वी से इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन by the cell on a unit charge as it moves around the circuit। तो देखिए आइडिया क्या है यहाँ पे। आइडिया ये है, एंड अगेन क्योंकि आप लोगों ने ओ लेवल्स में पहले पढ़ा हुआ है, सो यू वुड अप्रिशिएट दिस, कि 9 वोल्ट का उसूलन यूनिट्स की टर्म में मतलब होता है 9 जूल्स पर कूलम। सो इसका मतलब है कि ये जो सेल है ये हर एक कूलम ऑफ चार्ज को 9 जूल ऑफ एनर्जी देकर यहाँ से निकालेगा। सो यहाँ से ये चार्ज निकला, यहाँ तक इसके जो कंधे पर 9 जूल का, अब समझ ले कि बस्ता बंधा हुआ है, वो इसी को लेकर आगे जा रहा है, राइट? अभी तक इसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन अब ये आता है एक लैंप पर, और हमें पता है कि लैंप का अपना कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा। सो होगा क्या कि इसके पास जो ये 9 जूल ऑफ एनर्जी है उसे ये इस्तेमाल करने पड़ेंगे अब इन गोइंग थ्रू दिस लैंप, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट डज। तो यहाँ पे सेल ने ये एनर्जी इस्तेमाल किया, फिर यहाँ से आगे गया, एंड देन इट गोज बैक इन टू द नेगेटिव एंड टू बी रिप्लेनिश्ड विद मोर एनर्जी, एंड देन दिस साइकिल कीप्स गोइंग ऑन। अगेन दिस इज जस्ट वन वे टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है? अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब ये सेल में दाखिल हुआ वापस, सो वुड आई से वर्क इज डन ऑन द चार्ज और बाय द चार्ज? जब ये सेल में गया है, सो वर्क किसने किया इस केस में? हु डिड वर्क? सो बेसिकली यहां पे वर्क तो आपके सेल ने किया चार्ज पे, बिकॉज इसने उसे एनर्जी दिया। सो इस वजह से ये वाला जो आइडिया है, दिस इज नोन एज ईएमएफ। सो वी से इट्स अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द सेल एज इट मूव्स अराउंड द सर्किट। सही है? अगर एएस में उसने आपसे एक मार्क का डेफिनेशन पूछा तो आप ये कहेंगे कि इट्स अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और क्योंकि आप लोगों ने वर्क एनर्जी भी मेरे साथ पढ़ा है, यू कैन ऑल्सो से इट्स द एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज। अगर एक से ज़्यादा मार्क का पूछा है तो आप उसमें ये डिटेल्स फिर ऐड करेंगे कि ईएमएफ के केस में वी से द वर्क इज डन बाय द सेल एंड इट्स फॉर द इंटायर सर्किट। तो ईएमएफ का टर्म पूरे सर्किट के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक और चीज़ हमें ये पता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू ब्रेक ओपन ए नॉर्मल डबल ए बैटरी सेल, तो हमें उसमें कुछ ब्लैक पाउडर नज़र आता है। तो वो जो ब्लैक पाउडर है, जब उसको किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है, राइट? अगेन, सो एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम केमिकल पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिकल एज वर्क इज डन बाय द सेल पर यूनिट चार्ज, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे सिर्फ नाम में फोर्स आता है लेकिन उसूलन ये वर्क या एनर्जी है। सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी मेजर्ड इन वोल्ट्स, और जैसा कि डेफिनेशन बता रहा है, ईएमएफ इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है? अगेन, एवरीथिंग दैट वी टॉकिंग अबाउट, वी हैव टॉक्ड अबाउट टिल दिस पॉइंट, इट्स ऑल ओ लेवल्स। यहाँ तक कोई इशू?
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अभी जो हमने बात की है वो यहाँ के हिसाब से की है, राइट? सो व्हेन दी चार्ज री एंटर्स द सेल। अच्छा, अब यहाँ की क्या बात करें, यहाँ की क्या बात करें, तो यहाँ पर इज वर्क डन ऑन द चार्ज और बाय द चार्ज व्हेन इट गोज थ्रू द लैम्प। अब किसने वर्क किया है? इस बार हमने अगर वो एनालॉजी याद करें तो इस बार तो सेल ने जो एनर्जी गेन किया था वो उसको इस्तेमाल करेगा। सो इन दिस केस आई वुड से वर्क इज डन बाय द चार्ज, और मोर प्रिसाइसली वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो कि बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का आइडिया होता है। सो इट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज, या एएस में कहेंगे तो आप कहेंगे पर यूनिट चार्ज, एज इट मूव्स थ्रू द कंपोनेंट। सो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का आइडिया वो एक कंपोनेंट के अक्रॉस होता है, तभी हम वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं, सही है। लेकिन ईएमएफ का आइडिया पूरे सर्किट में होता है। तो देखिए, दोनों ही वर्क डन या एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज है। फर्क क्या है कि इन ईएमएफ वर्क इज डन बाय द सेल ऑन द चार्ज, इन दिस केस वर्क इज डन बाय द चार्ज, ये एक फर्क है। दूसरा फर्क, ईएमएफ पूरे सर्किट का होता है, वोल्टेज सिर्फ किसी कंपोनेंट के अक्रॉस का होता है, सही है। अच्छा, इन दिस केस क्या होगा कि जब यहाँ पर ये अपना एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, तो क्योंकि लैंप लगा है, दिस लैंप इज गोइंग टू लाइट अप, राइट? सो लैंप लाइट अप करेगा तो यहाँ पर एनर्जी इलेक्ट्रिकल से लाइट में फॉर्म हुई, बट अगेन दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द अप्लायंस आई एम कनेक्टिंग। तो अगर लैंप है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल में हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल से सॉरी लाइट और थर्मल में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेल है या लाउड स्पीकर है तो साउंड में हो जाएगा, मोटर है तो मोटर घूमने लगेगी तो कैनेटिक हो जाएगा, हीटर है तो हीट हो जाएगा, एंड सो ऑन, सही है। आगे जब हम लोग डीसी सर्किट के चैप्टर में जाएंगे तो मैं आप लोगों को एक पूरी लिस्ट दिखाऊंगा जो आप लोग के सिलेबस में है, एंड दी सर्किट सिंबल्स द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू नो, ठीक है। अच्छा, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम विद यू गाइस कॉपीइंग दिस, मैं इसके नोट्स आप लोग को भेज दूंगा, आप लोग वो देख लीजिएगा। ये सब ओ लेवल की बेसिक्स ही हैं, तो ये ओ लेवल्स के नोट से लिए गए। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला सेम ही होता है, सिर्फ ईएमएफ की जगह फिर हम कहेंगे वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे और ये कुछ एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि डिफाइन द वोल्ट, सही है, तो वोल्ट का डेफिनेशन पूछ ले, यूनिट का डेफिनेशन, तो आप क्या सोचेंगे? आप बोलेंगे कि यार ये यूनिट किसका है, तो ये यूनिट वोल्टेज का है। तो वोल्टेज के यूनिट में ये वॉट नहीं, वर्क के यूनिट्स जूल्स होते हैं, चार्ज के कूलॉम होते हैं। तो आप सीधा सीधा कह देंगे कि द वोल्ट इज डिफाइंड एज जूल पर कूलॉम। ये बातें समझ आती है आप लोग को? ऑलराइट, वंश, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए? और प्लीज़ ग्रुप पे पूछे, मैं पर्सनल चैट इस तरीके से नहीं खोल सकता, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक। ओके, कूल, चले आगे चलते हैं अब। अच्छा, अब इसी तरीके से जो आपके आइडियाज़ होते हैं, क्या कहते हैं, रिलेटेड टू पावर एंड एनर्जी, अगेन ये भी आप लोग के लिए कोई नई बात नहीं है, ये भी आप लोग ओ लेवल से देकर आए हैं, राइट? अच्छा, जस्ट बाय द वे दिस डेरिवेशन यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द सिलेबस, इट्स नॉट एनी मोर, बट इफ आई स्टिल आस्क के यार ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है इलेक्ट्रिकल पावर का, जो अगर आप लोग याद करें तो हमने वर्क एनर्जी पावर पे भी यूज़ किया था, तो ये कहाँ से आता है? सो इट जस्ट कम्स फ्रॉम दिस आइडिया कि भाई मैं कह सकता हूँ पावर इज एनर्जी ओवर टाइम या वर्क ओवर टाइम, और मुझे पता है वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो अगर यहाँ से एनर्जी या वर्क को सब्जेक्ट बनाऊं, सो इट बिकम्स वी क्यू ओवर टी, एंड व्हाट डू यू गाइस थिंक इज क्यू ओवर टी? करंट। यहाँ से फॉर्मूला आता है, सही है।
अच्छा, आगे हम लोग इस चीज़ को भी पढ़ेंगे अगेन ओ लेवल से, यू गाइस नो दिस, कि रेजिस्टेंस का डेफिनेशन इज वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, या जो इक्वेशन आप लोग जानते हो V इक्वल्स आई आर, तो समझे मैं V की जगह आई आर रखूँ तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा। दूसरी बार I की जगह V ओवर आर रखूँ तो V स्क्वायर ओवर आर बन जाएगा। और अगर मुझे एनर्जी का एक्सप्रेशन चाहिए, सो आई नो एनर्जी इज पावर टाइम्स टाइम, तो एनर्जी किसी भी पावर के एक्सप्रेशन को T से मल्टीप्लाई कर दूँ, कंपेयर करें तो मेरे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। चाहिए ये कॉपी कर लें, फिर मुझे बताएं जब हो जाए। आगे चलें। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट रेजिस्टेंस। तो हम लोगों ने पहले करंट की बात की, अभी वोल्टेज की बात की, अब आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। सो रेजिस्टेंस एज एन आइडिया हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था जब हमने ये बात की थी कि I इक्वल्स ए एन वी क्यू में एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड यानी V का जवाब इतना छोटा क्यों आता है, राइट। तो हमने कहा था दैट्स बिकॉज कि इलेक्ट्रॉन्स को रुकावट, हिंड्रेंस महसूस होती है, विच इज़ बिकॉज ऑफ मोलिकुलर वाइब्रेशंस। ठीक है, सो दैट्स द आइडिया कि जैसे अगर यहाँ पे कंडक्टर है, अगर ये इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है, तो मसला ये है कि ये भी अपनी जगह पे रुका हुआ नहीं है, ये भी रैंडमली वाइब्रेट कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से गुजर कर जाना है, सो इट फेसेस अ लॉट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, सो दैट्स बेसिकली वेयर रेजिस्टेंस राइजेस फ्रॉम। ठीक है, ये सिर्फ इसकी लॉजिक है। सो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, इट्स अ रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस a component to the current flowing through the component, which is basically this equation R equals V over I. Again ये भी O levels के ही ideas हैं, O levels के नोट से ही लिए गए pointers हैं। तो पहले ये लिख लें, फिर हम लोग इसकी एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। अच्छा, ये बाय द वे ओ लेवल्स की एग्जाम्पल है, पहले आप लोग खुद ट्राई करें एंड देन विल डिस्कस। किया आप लोगों ने ट्राई? 5 coulomb of charge does work of 20 joules in flowing through a component in 10 seconds. Find in part A the voltage. So voltage equals work done per unit charge, the energy per unit charge. So 20 over 5, यहाँ से ये आ रहा होगा 4, right? Part B, current. So current is defined as rate of flow of charge. सो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? 5, कितने टाइम में? 10 सेकंड में। 5 over 10 विच इज 0.5 कूलम। पार्ट सी, रेजिस्टेंस
So R equals V over I, which is both of your answers. Achha, sorry, this is amperes. 4 over 0.5, which is 8 ohm. सही है? So this is just meant to show to you कि मतलब ये सारी चीज़ें आपस में कैसे linked हैं. ठीक है? अच्छा, अगर इसी तरीके से मैं अगला पार्ट पूछ लूँ, पावर सप्लाई टू द कंपोनेंट, इसका जवाब बता दें आप लोग, तो आसान सा है. राइट. तो देखिए इसके दो तरीके हैं. या तो आप इक्वल्स वी आई यूज़ कर लें, या यहाँ से आप वर्क डन ओवर टाइम भी कर सकते हैं. दोनों से जवाब आपका 2 ही आएगा. ठीक है? ओके, इजी इनफ. अगर हम आगे जाएं एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द आइडियाज़ ऑफ व्हाट अफेक्ट्स रेजिस्टेंस. सही है? तो एक तो टेम्परेचर है. इसकी लॉजिक क्या है कि ओ लेवल्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा KMM, किनेटिक मॉडल ऑफ मैटर. सो उसमें आपको पता है कि टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज किनेटिक एनर्जी. तो टेम्परेचर बढ़ता है तो मोलेकुलर वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स को अब और ज़्यादा रुकावट महसूस होती है. सो दे फेस अ ग्रेटर हिंड्रेंस विच इज़ बेसिकली रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस बढ़ता है. दिस इज़ जस्ट फॉर जनरल नॉलेज. अगर आप कोई अपना ऐसा रिस्पॉन्स लिखें जिसमें आप बाकी बातें पूरी करें और ये बात लिखें ही ना, फिर भी यू कैन स्कोर फुल मार्क्स ईदर इन ओ लेवल्स और इन AS. अच्छा, जस्ट बाय द वे, आपको शायद ओ लेवल से याद होगा, यू ऑल्सो यूज दिस फैक्ट टू टॉक अबाउट वाई द रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट लैम्प इंक्रीजेस व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस इन ओ लेवल्स. तो ओ लेवल्स में ऐसे सवाल आते थे, राइट? और ऐसे ही सवाल AS में भी आएंगे. तो ये आइडिया है कि भाई टेम्परेचर से रेजिस्टेंस कैसे रिलेटेड है. ठीक है? अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने एक पाइप सी एनालॉजी पढ़ी होगी व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ इट्स लिंक टू लेंथ इन एरिया. सो अगर आपका पाइप लंबा है, इफ इट्स लॉन्गर, सो और समझे उसके थ्रू पानी जा रहा है, तो अब उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस होगा. सो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. इसी तरीके से अगर आपके पाइप का मुंह छोटा है, सो अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, अगेन रेजिस्टेंस ज़्यादा है. सो दैट्स हाउ दिस कम्स अबाउट. और आप लोगों ने इतने रेशो वाले सवाल किए हैं. आई होप दिस डज नॉट नीड एक्सप्लेनिंग, यहाँ से यहाँ कैसे जाते हैं. और इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंस रेजिस्टेंस वाज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, आई कैन ऑल्सो से रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया. सही, अगर इन दोनों को एक ही चीज़ में कंबाइन कर दें. अच्छा, पहले ये लिख लें, फिर हम आगे जाएंगे. ये सारी बातें भी अगेन ओ लेवल्स की हैं. AS की बातें अब आएंगी. ठीक है? सो अगेन दिस इज अ प्रोपोर्शन. सो हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस इनटू एन इक्वेशन? इज अगेन मल्टीप्लिकेशन बाय ए कांस्टेंट. सो उस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी. सो रेजिस्टेंस वाज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया. तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं, सो इट्स नोन एज रेजिस्टिविटी, राइट? तो ये आपका रेजिस्टिविटी का आइडिया है. ये लेंथ है, ये एरिया है. सो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया. सही है? तो ये एक सिर्फ कांस्टेंट है. तो अगर यहां से मैं रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बनाऊं,
तो ये क्या हो जाएगा, आर ए ओवर एल। तो मैं यहाँ से इसके लेंथ इसकी यूनिट्स देख सकता हूँ कि रेजिस्टेंस इज इन ओम्स, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, लेंथ इज इन मीटर, मीटर मीटर पार्शली कैंसल, सो इट्स ओम मीटर, राइट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो नहीं कहते, मतलब रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ इतना खास नहीं बताता ये। अच्छा, ये जो है प्रिटी मच लाइक नंबर डेंसिटी, दिस इज ऑल्सो अ मटीरियल प्रॉपर्टी। यानी अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर से मैं जैसा भी कंडक्टर बनाऊं तो उसके लिए रेजिस्टिविटी का वैल्यू सेम ही है। अच्छा, तो ये जहन में रखें कि अगर आपसे एग्जामिनर ने कहा कि भाई सेम मटेरियल है, सो इट्स गोइंग टू मीन वन ऑफ टू थिंग्स इन ए इलेक्ट्रिसिटी रेशियो क्वेश्चन। या तो इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी सेम है, सो रो कांस्टेंट है, या इसका मतलब है कि सेम नंबर डेंसिटी, तो एन कांस्टेंट है। ऑलराइट, तो ये इसका क्या कहते हैं, आइडिया है। तो शायद आप जो पूछ रहे हैं सवाल के मतलब रेजिस्टिविटी बताता क्या है, तो देखें एक तरीके से ये समझें कि विद दीज थिंग्स कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज रियली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो यानी अगर कोई चीज़ अच्छा कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टिविटी यानी उसका एक तरीके से रेजिस्टेंस ही कम है। रेजिस्टिविटी कम होगा तो जाहिर है रेजिस्टेंस भी कम होगा ना। तो ये इसका आइडिया है। चलें आगे। वंश क्या हो गया बेटा, हमने जब आई इक्वल्स ए एन वी क्यू में एन पढ़ा था तो एन की बात कर रहा है ना, एन को नंबर डेंसिटी कहते थे ना। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं।
अच्छा, नाउ जस्ट मेकिंग श्योर कि सबको रेशो के आइडियाज़ याद हैं, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल फिल करवा लेता हूँ आप लोगों से, जस्ट मेकिंग श्योर कि सबको पता है कि भाई ये कैसे काम करता है. सो लेट्स से कि रेजिस्टेंस R पे लेंथ L और डायमीटर D पे रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का R है. एग्जामिनर कहता है कि मैं डायमीटर को कुछ नहीं करता हूँ एंड आई डबल द लेंथ. नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? Keep in mind it's direct proportion, right? So very straightforward. Length double, so resistance भी double, तो सीधा सीधा double R times 2, तो यहाँ से आपका ये रेजिस्टेंस 2R हो गया. सही है. अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके पास ये वाला हो, क्या कहते हैं, लेंथ वाला. सो लेंथ अगर 1/3 हो गया तो रेजिस्टेंस को क्या होगा? अगेन 1/3. सो ये क्या हो जाएगा? 0.33 या 1/3 R. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस केस विच इज़ दी स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स वन, जहाँ लेंथ को मैं नहीं छेड़ता हूँ और डायमीटर को चेंज करता हूँ. सो मैंने लेंथ को उतना ही रखा और डायमीटर को डबल कर दिया. अब नया रेजिस्टेंस क्या होगा? सही, आप लोगों को पता है कि रेशो वाले सवालों में एग्जामिनर ऐसे ही आइडियाज टेस्ट करता है. तो देखें आपने क्या जहन में रखना है कि बिकॉज R वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सो R वुड बिकम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वेयर. ठीक है, D स्क्वेयर से, तो मतलब 2D है तो इसका स्क्वायर वुड बिकम 4 और उसका इन्वर्स वुड बिकम 0.25. सो इट्स 1/2 स्क्वायर का फैक्टर चेंज विच इज एक्चुअली 0.25 R. सही है सानिया? अगर सिर्फ इन्वर्स होता तो आप ठीक होती, लेकिन ये इन्वर्स स्क्वायर है तो 0.5 का भी स्क्वायर है. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस केस देन? डायमीटर 1/3 हो जाए, बिल्कुल 9. सो R टाइम्स 1/3 का इन्वर्स 3 और उसका स्क्वायर विच इज 9R. नाउ दीज केसेस जहाँ पे आपके पास दोनों चीज़ें साथ चेंज हो रही है और आपको पता है कि दी हायर लेवल रेशियो क्वेश्चंस और समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. तो इसने कहा लेंथ डबल, डायमीटर डबल, राइट? अ वेरी रुकी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक वुड बी दिस कि कोई कहे कि लेंथ और डायमीटर के इफेक्ट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लें, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा. रेजिस्टेंस, अगर लेंथ डबल हुआ है तो रेजिस्टेंस भी डबल, और अगर डायमीटर डबल हुआ है तो डबल का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1/, which becomes 1/2R या 0.5R. ये बात समझ आती है बच्चों? अच्छा, व्हाट अबाउट द लास्ट वन? लेंथ ट्रिपल, डायमीटर 1/4. सो लेंथ ट्रिपल होने की वजह से रेजिस्टेंस ट्रिपल, और डायमीटर 1/4 होने की वजह से क्या होगा? अगेन 1/4 का इनवर्स इज 4 और फिर 4 का स्क्वायर विच इज 16. सो 16 टाइम्स 3 विच इज 48R. ये समझ आता है आप लोगों को? ठीक है, तो ये इसके वो आइडियाज़ हैं जो अभी हम लोगों ने नंबर डेंसिटी वाले रेशियो क्वेश्चंस में भी किए थे, तो हमने उसी को रिवाइज कर लिया. अगेन कोई नई बात नहीं है यहाँ पर. अच्छा, एक और एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन इज दिस.
ऐसे सवाल आपको एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। तो ये पहले आप लोग ये टेबल कॉपी करें, इसको एक बार देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो एरिया आधा होने की वजह से रेजिस्टेंस को क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसकी वजह से भी डबल, तो इन ऑल आपका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। ये बात समझ आई आप लोगों को? ऑलराइट, तो ये एक बहुत ही कॉमन तरीके का एमसीक्यू है। तो आप लोग में से जिन लोगों ने कहा है कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, वो प्रॉब्ली इस वजह से कहा है क्योंकि आप शायद वॉल्यूम के हिसाब से सोच रहे हैं, या आप शायद एरिया का इन्वर्स प्रोपोर्शन भूल गए। तो देखें, लेंथ डबल होगा और एरिया कम होगा, तो ओवरऑल तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही ना। लेंथ डबल होने की वजह से रेजिस्टेंस डबल, एरिया हाफ होने की वजह से भी रेजिस्टेंस ऑल्सो डबल्स, सो ओवरऑल रेजिस्टेंस इज 4 टाइम्स वट एवर इट वॉज। सही है? तो ये बहुत ही कॉमन किस्म का सवाल है, इस वजह से मैंने इसकी अलग से एग्जाम्पल बनाई है। ठीक है, इसमें कोई सवाल बच्चों? उसैद आपको समझ आ रहा है ये? ठीक है, चलें अब हम वाकई के जो असल एमसीक्यूज हैं इसकी जानिब चलते हैं। सही है? लेट्स स्टार्ट विद समथिंग लाइक दिस। रेशियो क्वेश्चंस करने का तरीक़ेकार आपको याद होना चाहिए। हाँ जी, सो दिस टेबल शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ 2 डिफरेंट वायर्स पी एंड क्यू। तो इसने आपको इसका लेंथ बताया, रेजिस्टेंस बताया, रेजिस्टिविटी बताया, क्यू का लेंथ बताया, रेजिस्टेंस बताया, रेजिस्टिविटी बताया। सो बेसिकली ये आपका सॉर्ट ऑफ बेस केस है, राइट? जैसा कि अभी हमने कहा था कि भाई रेजिस्टेंस जब एल लेंथ एल डायमीटर डी है तो रेजिस्टेंस आर है, तो ये वैसे ही कोई बेस केस है। और ये कहता है कि अब मैं लेंथ को डबल कर दूं, रेजिस्टेंस को क्वार्टर कर दूं और डेंसिटी को 1/3 कर दूं। और वो पूछता है कि अगर P का डायमीटर D है तो Q का डायमीटर कितना है इन टर्म्स ऑफ D। तो कैसे करना चाहिए ये सवाल? सबसे पहली चीज़, इसने आपसे क्या पूछा है? डायमीटर। तो सबसे पहले तो आप अपनी इक्वेशन से इस चीज़ को सब्जेक्ट बनाएं। ठीक है, सो अगर मैं डायमीटर को सब्जेक्ट बनाऊं, सही है, तो क्या बन जाएगा? I know resistance is equal to rho L over A, right? So I know कि ये भी कह सकता हूँ कि area is equal to rho L over R, और एरिया की जगह अगर मैं कह दूँ पाई d square by 4 is equal to rho L over R। कॉन्स्टेंट्स उड़ा दूँ तो मतलब ये फजूल, तो मुझे डायमीटर की बात करनी है। सो आई कैन जस्ट से डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल ओवर आर। सही है, मतलब जो जो रेजिस्टिविटी में फैक्टर चेंज होगा वो डायमीटर में मिरर होगा, जो लेंथ में होगा वो इसमें मिरर होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो भी रेजिस्टेंस में चेंज आएगा उसका इन्वर्स यहाँ मिरर होगा। आपकी मर्जी है कि आप इसका रेशियो बनाकर भी कर सकते हैं, मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा आसान लगता है वंस यू आर स्किल्ड इनफ टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट गोज ऑन हियर। सही है, अब देखिएगा, पुराना डायमीटर डी था, बहुत गौर से देखें, अभी कुछ भी ना लिखें। लेंथ डबल होने की वजह से डायमीटर डबल। रेजिस्टिविटी को क्या हुआ है? रेजिस्टिविटी, अच्छा मैं एक चीज़ भूल गया हूँ यहाँ पे, माय बैड।
विच इसके इसके स्क्वायर रूट से प्रोपोर्शनल है, राइट। तो मतलब जो सारे फैक्टर चेंज आएंगे इन सब को मैं एक स्क्वायर रूट के नीचे बंद कर दूंगा, राइट। सो डायमीटर लेंथ डबल होने की वजह से डायमीटर डबल, रेजिस्टिविटी 1/3 होने की वजह से ये भी 1/3, और आर को क्या हुआ है, आर 1/4 हुआ है। तो डायमीटर में क्या फैक्टर चेंज आएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन की वजह से ×4, और इस सब को आप स्क्वायर रूट के नीचे बंद करेंगे, राइट। सो द न्यू डायमीटर इज बेसिकली √8/3। तो ये कितना आता है, 2.7 आई थिंक। अच्छा 1.6 आता है, या नो, आर यू श्योर? 8/3, अच्छा √8/3, सो इट्स प्रीटी क्लोज टू 9। अच्छा √3, राइट, राइट, सही है, या 1.6। ठीक है, ये वाला समझ आया। अब देखें कि ये हाई लेवल क्वेश्चन है, आसान नहीं है। जिसको मैथ अच्छी आती है वही ये वाले कर सकता है। अब ये वाला आप लोग खुद से ट्राई करें, ये वाला रिलेटिवली इजी है। So two wires P and Q have the same resistance. इसका मतलब R constant है. Wire Q is made of a material that has twice the resistivity of the material used to make P. तो मतलब अगर P का resistivity रो है तो Q वाले का 2 रो है, राइट। अच्छा बाय द वे रो जो है ये वही सिंबल है जो हमने डेंसिटी के लिए भी इस्तेमाल किया था। Diameter of wire Q is twice the diameter of wire P. What is the ratio length of P over length of Q? ठीक है, सो देखें, खुद से भी ट्राई करें। आप लोगों को मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप लोग करें, फिर मैं कराता हूं। खुद से आप लोग ट्राई नहीं करेंगे तो इशू आएगा, आप लोग को समझ ही नहीं आएगा कभी के सवाल कैसे होने। सो लेंथ इज RA over रो, R इज कांस्टेंट एंड बेसिकली डायमीटर का जिक्र है। सो मैं कह सकता हूँ L इज प्रोपोर्शनल टू D² over रो। ठीक है, अच्छा अब अगर वो मुझसे पूछ रहा है LP over LQ, राइट, सो दिस इज बेसिकली DP squared over रो P डिवाइडेड बाय, तो P over Q का ऑर्डर है ना, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हिसाब से इट्स गोइंग टू बी डिवाइड बाय DQ² over रो Q। सो खोल के लिखूँ, सो डायमीटर P² over रो P, और इसको मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करूँ, सो रो Q over DQ²। सही है। अच्छा सो इसने कहा Q इज मेड ऑफ अ मटीरियल दैट इज ट्वाइस द रेजिस्टिविटी ऑफ P। तो मतलब अगर P का रेजिस्टिविटी रो है तो Q वाले का 2 रो है, ठीक है। डायमीटर ऑफ Q इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ P। तो
तो मतलब अगर P का डायमीटर D है और इस पर स्क्वायर भी कर दें तो Q का 2D होगा, लेकिन 2D का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4D स्क्वायर, डी स्क्वायर कैंसिल, रो रो कैंसिल, 2/4 इज हाफ। सही है। हो सकता है कि आपको यहां तक अच्छा लगता, सिर्फ यहां तक, और इसके बाद भी आप वो यूज कर सकते थे, क्या कहते हैं, प्रोपोर्शंस। यानी कि अगर मैं P की बात कर रहा हूं एज कंपेयर टू Q, राइट, तो P का अगर डायमीटर की बात करूं, सो P वाला Q के मुकाबले में आधा है। सो मैं कहता कि आधे का स्क्वायर विच इज टाइम्स 1/4। और अगर रेजिस्टिविटी की बात करूं, सो रेजिस्टिविटी ऑफ P इज हाफ ऑफ Q, राइट, लेकिन इन्वर्स की वजह से टाइम्स 2, और यहां से भी आपका सेम जवाब आता 1/2। तो अंग्रेजी और मैथ दोनों पे अगर आपको अच्छी ग्रिप होगी तो ही आप इसको सही से कर सकेंगे। अच्छा, ये ट्राई करते हैं। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू स्लो यू गाइज डाउन बाई एनी मीन्स, लेकिन इसमें मसला ना आए इसी वजह से मैं ये रेशो वाले सवाल करा रहा हूँ। इसमें काफ़ी ऑफन पूछे जाते हैं ये वाले सवाल। ये रिलेटिवली बहुत इजी है, ये आप लोगों से खुद से होना चाहिए। इसमें एक ही चीज़ चेंज हो रही है। चले, तो इसमें डायमीटर की बात करें तो डायमीटर को सब्जेक्ट बनाता हूँ। सो आई कैन से R equals rho L over A. So A is rho L over R. So D square is proportional to rho L over R. L constant, R constant, right? So इसने कहा कि L भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, so D square is proportional to rho. So diameter alloy over diameter copper is root of resistivity of alloy over resistivity of copper. सही है। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, इसने कहा कि कॉपर का आधा है, तो मैं कह सकता हूँ एलॉय का डबल है, इसका 2 रो, इसका रो, स्क्वायर रूट, वेरी गुड सनिया, तो √2, which is ऑप्शन ए। सही है। अच्छा, अब ये वाला ट्राई करते हैं, सिमिलर टू वो वाली एग्जाम्पल जो अभी हमने की थी। इसके बारे में ज़रा सोचें।
नहीं, बिल्कुल। आपके ख्याल से इसने क्यों कहा कि सेम मास है? शायद आपसे सवाल, आपको क्यों लगता है इसने क्यों कहा कि सेम मास है? बिल्कुल। तो फिर आप सी कैसे कह रहे हैं? सेम मटेरियल का मतलब यहां पर यह भी है कि डेंसिटी भी कांस्टेंट है और रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है। बिकॉज डेंसिटी कांस्टेंट है और मास कांस्टेंट है, तो लाजमी तौर पे वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है। यही तो गेम है। एरिया का चेंज वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करेगा, यही तो आपको पिक करना है यहां पे बेटा। तो देखें, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया, बिकॉज वॉल्यूम इज एरिया टाइम्स लेंथ। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर लेंथ ट्रिपल हुआ तो एरिया 1/3 हुआ, राइट। तो पुराना रेजिस्टेंस था 30, लेंथ ट्रिपल की वजह से रेजिस्टेंस ट्रिपल, एरिया 1/3 की वजह से भी ट्रिपल, विच इज 30 टाइम्स 9, जस्ट 270। ये आप सबको समझ आता है वंश? यस, यही है उसेद। अच्छा, अब ये एक और किस्म का सवाल, तो देखें इसमें जो सिंपल चैप्टर है उसके भी सवाल को इतने सिंपल नहीं है। मतलब डीसी सर्किट्स में आप लोगों को बार बार कहता हूँ ना कि डीसी सर्किट्स इसका मुश्किल हिस्सा है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल भी बहुत टेक्निकल हैं। जिसका मैं थोड़ा सा फ्लेवर दे देता हूँ। वैसे हम पोटेंशियल्स का आइडिया अगले चैप्टर में करेंगे डीसी सर्किट्स में। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी थॉट ऑफ एज अगेन डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स। तो यानी इसने कहा है कि पॉइंट वाई जो इसका दूसरा एंड है ये जीरो पोटेंशियल है, राइट। सो यहाँ से आपका करंट दाखिल होता है, हमें पता है कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें सो करंट गोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, राइट। ये चीज़ तो हमें पता है।
जैसे कि पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड जाता है, तो पॉजिटिव एंड हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव एंड लो पोटेंशियल है, ठीक है। तो करंट जा रहा है। अब होगा क्या कि करंट जब जा रहा है थ्रू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, अगर उसे रेजिस्टेंस मिलेगा तो बाय V इक्वल्स टू आई आर एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब है ये कि भाई ये जिस तरीके से ये इस रेजिस्टर के थ्रू जा रहा है, सो हर स्लाइस पे इसे कोई ना कोई रेजिस्टेंस मिलेगा, तो हर जगह इसका पोटेंशियल इवन विद इन जस्ट वन टाइप ऑफ कंडक्टर उसका पोटेंशियल कम होगा। तो कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता, तो ना ये होगा ना ये होगा। अगर ये थ्रू जाता रहेगा, मतलब ये जितना भी आगे जा रहा है इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, 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 ये बात आप मानते हैं, तो पोटेंशियल कंटिन्यूअसली कम होगा। अब बस पोटेंशियल जितना कम होगा उसका ताल्लुक रेजिस्टेंस से है। तो हमें यह सोचना है कि क्या रेजिस्टेंस पहले पार्ट में ज़्यादा है या आखिरी पार्ट में ज़्यादा है। जहां रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो आपका वोल्टेज, आपका पोटेंशियल ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। पहला पार्ट सबसे चौड़ा है, राइट, तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, सबसे कम। इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल सबसे आहिस्ता गिरेगा, फिर जिस तरीके से एरिया कम होता जाएगा आपका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, सो योर पोटेंशियल डिफरेंस विल फॉल फास्टर एंड फास्टर। तो ये देखें, पहले कम आहिस्ता से गिरा, फिर तेज गिरा, फिर और तेज गिरा। द आंसर इज ए। जी उसैद, मजा आ रहा है? सही है। सो दैट्स द आंसर टू दिस वन। नहीं बेटा, वोल्टेज अब देखें ना, यही आप बात समझने की कोशिश करें, ये वोल्टेज नहीं है बेटा, ये क्या है, पोटेंशियल है ना। तो देखें, समझे कि अगर मैंने इसको यूं कनेक्ट किया कि यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका तरीक़ेकार ये होता है, अगर ये इसको 0 वोल्ट कह रहा है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, तो 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ना इस कंडक्टर के अक्रॉस, तो हम कहते हैं कि भाई ये एंड 9 वोल्ट है, ये एंड 0 वोल्ट है। सही है। अब देखें, अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो शायद रेजिस्टेंस तो वो हर स्लाइस की फेस करेगा ना थोड़ी थोड़ी, तो इसका पोटेंशियल जो है वो उस हिसाब से कम होता रहेगा। बेसिकली पोटेंशियल ड्रॉप होता है ये, तो ये बताता है कि भाई पोटेंशियल कितने से ड्रॉप होगा। तो हर छोटे छोटे स्लाइस में भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो है ना, तो पोटेंशियल तो कंटिन्यूअसली ड्रॉप होगा। सो कंटिन्यूअसली ड्रॉप हुआ, पहले इस वैल्यू तक आया, फिर क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो और ज़्यादा कम हुआ, फिर और ज़्यादा कम हुआ। सो दैट्स व्हाई इट्स लाइक दिस। जब मैं आगे पोटेंशियल का आइडिया समझाऊंगा इंशाल्लाह डीसी सर्किट में, तो आप लोगों को ये और क्लियर हो जाएगा। सही है गाइस, डन। सही है। अब हमारा ये कितना रहता है, हाँ, वोल्टेज और पोटेंशियल में फ़र्क ये है कि भाई देखें, हम वैसे आगे करेंगे, पोटेंशियल इज एट अ पॉइंट, वोल्टेज इज अक्रॉस समथिंग, राइट। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे कहते हैं दैट इट्स अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स। बहुत ही आसान बात है, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट एंड होता है उसको 0 वोल्ट पे कंसिडर कर लें, तो जो दूसरा एंड है वो बेसिकली आपका जो भी ईएमएफ है उस हिसाब से। तो अगर 9 वोल्ट की बैटरी है तो ये 9 है, 12 वोल्ट की बैटरी है तो ये 12 है, इस तरीके से। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, और हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में है नहीं, वो A2 में ज़्यादा डिटेल में होता है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह इसके साथ स्टार्ट करेंगे। अब वैसे ज़्यादा जो मुश्किल सवाल हैं वो हो चुके हैं, जो चीज़ें रहती हैं दे आर मोस्टली O लेवल स्टफ़। सही है। सो मैं एक और एक्स्ट्रा क्लास रखूँगा इसकी, नॉट टमोरो, प्रॉब्ली ऑन सैटरडे, और हम लोग इंशाल्लाह करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म कर लेंगे। आप लोगों ने मुझे कुछ बताया नहीं, आप लोगों ने सुपरपोजिशन के सवाल किए, कोई मसले आए नहीं आए, बहुत ज़रूरी है बच्चों ये करना सुपरपोजिशन के। सो आई एम नॉट श्योर इफ एवरीबडी हैज़ डन इट और नॉट, लेकिन नहीं किए हैं तो फटाफट कर लें। ऑब्वियसली ऑनलाइन है, सो चेक एंड बैलेंस इज़ हार्डर, लेकिन मैं आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ बच्चों। बहुत ज़रूरी है कि आप लोग वो सारे 20 के 20 सवाल करें।
ठीक है, चलें, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।